हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। एक बार अभी बताना आवाज आ रही है क्या आप सभी को? विकास, नीलेश, सचिन, संदीप करें राम राम, सचिन भाई करें गुरुजी गुड आफ्टरनून। एक बार प्रिंसु बताओ भाई सभी कि क्या आप मुझे साफ साफ सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ताकि हम आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर सकें। साउंड क्लियर है, अर्जुन जी कह रहे हैं, शुभम कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, विकास, निधि, घनश्याम, पल्लवी, आकाश, नीलेश, धनंजय, शरीना, रोहित, अंजलि, सभी को नमस्कार। ठीक है, चलो सब ओके है। जितने बच्चे भी लगातार हमें मैसेज भेज रहे हैं, चाहे वो नितिन हो, गुलफाम हो, निशा हो, आशीष, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। काफी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं, होली की लंबी छुट्टियों के बाद में। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरी एनर्जी आज आपके पास होगी। 4 दिन की छुट्टियों के बाद मुलाकात हो रही है, तो नई एनर्जी के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम लिखेंगे मैटर। मैटर, द्रव्य से पदार्थ भी कह देते हैं मैटर को हम, अच्छी से हिंदी में हम द्रव्य कह रहे हैं। देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि जो मैटर है, पदार्थ या द्रव्य जो भी आप कहना चाहें। ये बच्चा कह रहा है हैप्पी बर्थडे सर। भैया हैप्पी बर्थडे तो कल जा चुका है, तो तुम 24 घंटे लेट हो गए हो। तो एक क्वेश्चन आता है कि पदार्थ जो है, मैटर जो है, इसकी कितनी स्टेट, कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो नॉर्मली आपको पता है, अगर आपने 10th क्लास तक ही साइंस पढ़ी है, तो आपने मैटर की 3 स्टेट, पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ी होंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर आपने 11th 12th भी की है साइंस से, फिर आपने एक स्टेट और पढ़ी होगी, प्लाज्मा। भाई पदार्थ या तो आपको सॉलिड दिखेगा ठोस अवस्था में जैसे कि लकड़ी, या दिखेगा लिक्विड जैसे कि पानी, या दिखेगा गैस जैसे कि हवाएं। ये एक स्टेट होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या, जैसे कि गैस है, जैसे बच्चे मान लो आपके पास कोई भी, तो उस गैस को बहुत ज्यादा गर्म कर दो तो उसके जो एटम है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो जाए और एटम का न्यूक्लियस नाभिक एक तरफ हो जाए, तो उसे हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। ये थोड़ा सा 12th में, बीएससी में पढ़ाया जाता है। अगर आप एमएससी वगैरह भी करो, एक स्टेट और आती है बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट, बोस आइंस्टीन संघनन। तो ये 5 स्टेट हैं एक्चुअल में पदार्थ की। 5वीं जो स्टेट है एमएससी वगैरह में पढ़ाई जाती है, पर कई बार वो पेपर में, जैसे सीडीएस में उसने क्वेश्चन पूछ लिया था कि पदार्थ की 5वीं अवस्था बताइए कौन सी है। एक बार एसएससी में आ गया था कि पदार्थ की 4थी अवस्था कौन सी है। तो कुल 5 स्टेट हैं, उनमें से 4थी या 5वीं का नाम भी पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, चलो अब यहां पे हम लिखेंगे 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की 5 अवस्थाएं। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य या पदार्थ की 5 अवस्थाएं। द्रव्य या पदार्थ की 5 अवस्थाएं। तो पहली स्टेट कौन सी है? फर्स्ट स्टेट लिखेंगे बच्चे हम सॉलिड, ठोस। सेकंड स्टेट है बच्चे हमारे पास लिक्विड, तरल। तीसरी है गैस। ठीक, चौथी है प्लाज्मा। अरे आज ये मैंने दूसरा कर दिया, इसमें ज्यादा परछाई आ रही है, 1 मिनट रुको। हम तो इसमें पढ़ते हैं डेली, इसमें ज्यादा कंफर्टेबल हूं मैं। एक है अपना पास प्लाज्मा, और एक बेटा अपने पास में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन संघनन। और क्वेश्चन कैसा आएगा? पदार्थ की 5वीं अवस्था या 4थी अवस्था का नाम पूछ लेगा। वो ये नहीं पूछता कि कुल कितनी अवस्थाएं हैं, 4थी या 5वीं का नाम पूछता है। तो इसे उतार लो, नहीं वैशाली फिर जरूरत नहीं है। तो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। भैया संजय कुमार, इसके लिए आप कॉल सेंटर पे कॉल करना। मैं अपने घर से क्लास लेता हूँ, मुझे पता ही नहीं आपकी क्लास में बायो कौन पढ़ाता है, कौन नहीं पढ़ाता, कब पढ़ाया कब नहीं पढ़ाया। तो 5 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखो एक्चुअल में
वो पेपर में आपसे ये क्यों नहीं कहता कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। वो ये क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछता क्योंकि अगर आपने 10वीं क्लास तक पढ़ा है तो केवल 3 ही स्टेट पढ़ाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बड़ी क्लास में चौथी और 5वीं स्टेट भी आती हैं। मान लो कि आप तीसरे पट्टे के लगा के आ गए और फिर क्या करोगे, आप स्क्रीनशॉट भेज दोगे 10वीं क्लास तक की किताब का कि देखो 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप 5 क्यों बता रहे हो। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए, या मान लो कि उन्होंने 3 को आंसर मान लिया तो फिर 5 वाले स्क्रीनशॉट भेज देंगे किताब का कि देखो यहाँ तो 5 स्टेट लिखा हुआ है। तो इसलिए वो ये नहीं पूछेगा कि कितनी अवस्थाएं हैं, कितनी स्टेट है, ये नहीं पूछेगा। वो क्या पूछेगा आपसे कि चौथी अवस्था का नाम बताओ या 5वीं का बताओ। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है, जो लिक्विड और गैस हैं इनके लिए कंबाइंड शब्द हम बच्चे यूज करते हैं, फ्लूइड। इसे बोलते हैं हिंदी में हम द्रव। फ्लूइड का मतलब होता है बच्चे जो फ्लो कर सके, जो बह सके। तो अगर मैं कभी कह रहा हूं कि मेरे पास एक फ्लूइड है, एक द्रव है, तो फ्लूइड का मतलब है कि उसमें लिक्विड तरल भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। लिक्विड और गैस के लिए कंबाइंड शब्द हम फ्लूइड भी यूज करते हैं। फ्लूइड यानी कि विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सके, जो बह सके। तो फ्लूइड में केवल आप लिक्विड में समझना, फ्लूइड अगर कोई नियम फ्लूइड के लिए वैलिड है तो यानी कि वो लिक्विड और गैस दोनों के ऊपर लगाया जा सकता है। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं हिंदी माध्यम के, द्रव का मतलब केवल लिक्विड समझते हैं। द्रव का मतलब होता है तरल और गैस दोनों आते हैं। लिक्विड को हिंदी में द्रव नहीं कहते, तरल कहते हैं। तो तरल और गैस दोनों आ जाएंगे द्रव के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं सब छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्था है, एक टॉपिक हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। उससे खत्म होने के बाद हम पढ़ेंगे पास्कल का नियम, फिर पढ़ेंगे बर्नौली की थ्योरम, फिर पढ़ेंगे सरफेस टेंशन। तो छोटे 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 टॉपिक का इसमें आपको कलेक्शन से दिखाई देगा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर स्पेशली अगर आप एसएससी का पेपर दे रहे हैं, केवल एसएससी का, तो ये क्लास आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी और पेपर में भी आता है, चाहे सीडीएस हो, पीसीएस हो, एसएससी में जनरली यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं पास्कल के नियम से, कि गाड़ियों में जो ब्रेक लगते हैं किस प्रिंसिपल पे काम करता है, आंधी जब चलती है, तूफान चलता है तो मकान की छतें उड़ जाती हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। आपसे पूछ लेगा कि मच्छर मक्खी पानी के ऊपर क्यों बैठ जाते हैं। तो जो जैसे टॉपिक है वो इस चैप्टर के अंदर ही आएंगे। अब हम लिखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज की स्पेलिंग सही है, चेक करना एक बार। जो बच्चा खतरनाक है हमारी क्लास में इंग्लिश वाला, वो बताएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत। सीजल की तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, सीजल सीपीओ की। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। करे, ये बढ़िया टॉपिक है ये आर्किमिडीज वाला, ध्यान से पढ़ने वाले हैं सभी हम। अरे क्या हुआ, किसी कमेंट नहीं आया? ये सही है कि नहीं है? आर्किमिडीज की स्पेलिंग ARC, या तो यहाँ पे आई आएगा या यहाँ पे आई, पहले आई आएगा बाद में ई आएगा, या पहले ई बाद में आई, कुछ ऐसा सा है इसमें, कुछ पंगा। एस एपोस्ट्रोफी सर एस के पहले लगेगा, आर्किमिडीज। ARCHI, पहले आई है ना, MEDS, आर्किमिडीज। यहाँ पे आई है MED, आर्किमिडीज। अब सही है ना? चलो आगे से मैं ध्यान रखूंगा। आई यानी कि अपने आप को हमें पहले रखना है, यानी कि आई आएगा पहले। किसी भी चीज को अगर कभी कंफ्यूजन हो ना तो कुछ चीजें उसके साथ हम जोड़ लेते हैं कि आई क्या होता है, मैं स्वयं, अपने आप को हम पहले रखेंगे, आई आएगा पहले, ई आएगा बाद में, ठीक है। चलो, हाँ सबके लिए इंपोर्टेंट है, ग्रुप डी हो चाहे कोई भी हो। ये तो मैंने बताया कि स्पेशली एसएससी में जैसे न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आते तो उसके लिए। अब बच्चे हम बड़े ध्यान समझना बात को। इसमें आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है, उससे पहले एक हम कहानी समझते हैं। उस कहानी से भी पेपर में क्वेश्चन आ रखा है। देखो, एक ग्रीस में, यूनान में एक फिलोसफर होते थे आर्किमिडीज साहब। फिलोसफर, फिलोसफर को हिंदी में बोलते हैं दार्शनिक। अब एक राजा के दरबार में थे। राजा ने कहा बेटा ऐसा है, बहुत फ्री का मजा ले रहे हो तुम,
दरबार का पूरा मजा ले रहे हो, बढ़िया खाना खा रहे हो डेली, ऐसा कुछ काम धंधा भी कर लिया करो। उन्होंने कहा जी बताओ कुछ काम वाम। उन्होंने कहा कि मैंने एक मुकुट बनवाया गोल्ड का, सोने का, बड़ी फेमस कहानी है ये, और आपको ये पता करना है कि सोने का जो मुकुट मैंने बनवाया गोल्ड का, ये गोल्ड बिल्कुल प्योर है कि नहीं है, इसके अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कि मिलावट की गई हो। अब उस समय तो कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, बहुत साल पहले की बात है ये। अब आर्किमिडीज साहब ने सोचा कि भाई अब कैसे पता लगाएं कि सोना प्योर है कि नहीं है, इसके अंदर कुछ मिक्स कर रखा है, ऐसे कैसे पता लगाएं। तो टेंशन में था वैसे ही, तो रात को उसने सोचा कि थोड़ा नहा लिया जाए, तो उसने बाथ टब था उसका, उस टब में पूरा पानी भरा हुआ था, और जाके आर्किमिडीज साहब ने उसमें लगाई छलांग। जैसे छलांग लगाई तो कुछ पानी बाहर निकला। अब आर्किमिडीज साहब भावुक हो गए, भागते, और रात को बिना कपड़े के कहा जाता है कि वो राजा के दरबार में, मतलब राजा के घर पहुंच गए कि राजा साहब मुझे पता चल गया, अपनी लैंग्वेज में बोला उन्होंने कि मुझे पता चल गया है कि कोई मुकुट जो है आपका, ये जो है ये प्योर गोल्ड का है कि नहीं, मैं इसका पता लगा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई कैसे पता लगाओगे, तो उस बारे में फिर उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई जो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से क्वेश्चन आया पेपर में, अगर किसी मेटल की प्योरिटी का अगर आपको पता लगाना है, धातुओं की शुद्धता का पता लगाना है, तो किस प्रिंसिपल का यूज किया जा सकता है। तो प्योरिटी ऑफ मेटल्स, धातुओं की शुद्धता का पता लगाने के लिए, धातुओं की शुद्धता का पता लगाने के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज किया जाता है। अब उन्होंने क्या क्या बताया आर्किमिडीज साहब ने, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, कोई चीज कब डूबेगी, कब तैरेगी, जब कोई चीज पानी के अंदर उतरती है तो क्या क्या चीजें करती है, सारी बातें हम क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। यहाँ बड़े ध्यान से समझना थोड़ा सा इस चैप्टर को। ये बच्चे हमारे पास एक बीकर है, जो 32 बैच वाले बच्चे हैं ना, 32, उनका लास्ट चैप्टर है ये, एक आधी क्लास में खत्म हो जाएगा ये, आज ये क्लास और लूंगा मैं इसमें। तो 32 वाले बिल्कुल फिनिशिंग एंड पे है, बाकी का जब होगा बता देंगे उन्हें। ये देखो बच्चे, ये हमारे पास में एक बीकर के अंदर मैंने पानी भर लिया, वाटर का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, हालांकि आप कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, कोई गैस ले सकते हैं। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आप किसी फ्लूइड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फ्लूइड के लिए, किसी लिक्विड या गैस के लिए, पर हम पानी का एग्जांपल लेके करेंगे, उससे ज्यादा अच्छे से बातें समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखो ये बच्चे, उन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक बीकर में एक बर्तन में पानी भरा और इसके अंदर एक कोई ऑब्जेक्ट छोड़ दिया। अब बच्चे कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसका, आप सभी को पता है कि किसी भी वस्तु का जो वेट है, भार, किसी वस्तु का भार होता है mg, वो हमेशा कहां पे काम करता है, नीचे की तरफ। किसी वस्तु के भार को, वेट को हम लिखते हैं mg से, और किसी भी वस्तु का भार mg नीचे की तरफ कार्य करता है, अपने भार की वजह से वस्तु नीचे की तरफ गिरती है, ठीक है, नीचे की तरफ। लेकिन जब बच्चे आप किसी वस्तु को किसी लिक्विड या गैस में छोड़ोगे, जैसा भी मैं पानी का एग्जांपल ले रहा हूं, किसी वस्तु को जब आप पानी के अंदर छोड़ोगे या किसी और लिक्विड में भी छोड़ोगे, तो पानी या वो लिक्विड बुरा मान जाएगा, बोले भाई साहब कहाँ आ रहे हो, रुको। आप होगी जो नहीं, मेरे अंदर वजन है, भार है, मैं तो नीचे ही आऊंगा, तो अब वो पानी का मूड हो जाएगा खराब, कह अच्छा ज्यादा नेता बन रहे हो तुम, अपने भार की वजह से नीचे आओगे, तो लिक्विड या पानी क्या करेगा, ऊपर की तरफ को एक फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ को एक फोर्स। तो जब भी कोई वस्तु किसी फ्लूइड में उतरती है, किसी लिक्विड या गैस में उतरती है, तो वो लिक्विड या वो गैस एक ऊपर की तरफ को फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स को बच्चे हम लिख रहा हूं मैं टी से, और इसे कहा जाता है अप थ्रस्ट। ऊपर की तरफ को जो फोर्स लगेगा उसे हम कहेंगे अप थ्रस्ट, या बच्चे से हम कहते हैं बियॉन्ड फोर्स। ज्यादातर आपने बियॉन्ड फोर्स नाम सुना होगा इसका, हिंदी में से कहा जाता है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल यानी जब भी कोई वस्तु किसी लिक्विड या गैस में उतरेगी, तो वो लिक्विड गैस ऊपर की तरफ को एक फोर्स लगाएगा, उसे हम उत्प्लावन बल कहेंगे। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन तो यही आ गया एक बार एग्जाम में, कि जब कोई वस्तु किसी लिक्विड या गैस में उतरती है तो उस पर कितने बल कार्य करते हैं, कितने फोर्स कार्य करते हैं। बच्चे केवल लिख कर आ गए उसके ऊपर उत्प्लावन बल कार्य करता है, भैया उस वस्तु पर दो फोर्स काम करते हैं, एक तो उस वस्तु का वेट mg, वो तो नीचे की तरफ को लगी रहा है, और एक लिक्विड का उत्प्लावन बल, ये जो वेट है ना mg, ये भी फोर्स है। भाई धरती आपको जितनी ताकत से खींचती है अपनी तरफ को, धरती जितनी ताकत से आपको अपनी तरफ को खींचती है, वही तो आपका वेट होता है, तो आपका वेट भी एक टाइप का फोर्स बल है। तो जब भी कोई वस्तु किसी लिक्विड या गैस में होगी, उस वस्तु पर दो बल कार्य करेंगे, एक उस वस्तु का भार नीचे की तरफ काम करेगा, उसका वेट नीचे की तरफ लगेगा जो धरती लगा रही है, और जो लिक्विड लगा रहा है वो ऊपर की तरफ को लगेगा, तो दो फोर्स काम करेंगे।
खाली बियॉन्ड फोर्स में सोचना, वेट नीचे और उत्प्लावन बल ऊपर की ओर। इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले इससे पहले हम ये लाइन ही लिख लेते हैं यहाँ पे, पहले एक बार पहले एक चीज लिख लेते हैं। टू फोर्सेज हिंदी वालों को लिखवा दूंगा अभी। टू फोर्सेज एक्ट ऑन ए बॉडी इफ इट इज इन ए फ्लूइड। जब कोई वस्तु एक द्रव में होती है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। टू फोर्सेज एक्ट ऑन ए बॉडी इफ इट इज इन ए फ्लूइड। जब कोई वस्तु किसी द्रव में होती है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। पहला, वेट ऑफ बॉडी, ब्रैकेट में लिखेंगे mg, वेट ऑफ बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। पहला वस्तु का भार mg नीचे की ओर, पहला वस्तु का भार mg नीचे की ओर। वेट ऑफ बॉडी mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, पहला वस्तु का भार नीचे की ओर। सेकंड, बियॉन्ड फोर्स ऑफ फ्लूइड इन अपवर्ड डायरेक्शन। द्रव का उत्प्लावन बल ऊपर की ओर, द्रव का उत्प्लावन बल ऊपर की ओर। जब कोई वस्तु एक द्रव में होती है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। जब कोई वस्तु एक द्रव में होती है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। पहला, उस वस्तु का भार mg नीचे की ओर, पहला उस वस्तु का भार mg नीचे की ओर। दूसरा, द्रव का उत्प्लावन बल ऊपर की ओर। तो अभी आप ये फोटो से को देखो, इस कहानी को भूल जाओ। अभी आपको क्या समझना है कि एक वस्तु है किसी फ्लूइड में, किसी लिक्विड या गैस में, उसका भार नीचे की ओर काम कर रहा है, उत्प्लावन बल ऊपर की ओर काम कर रहा है। और ये बच्चे, जो उत्प्लावन बल लगता है ना, इस उत्प्लावन बल की वजह से आप समझना बड़े ध्यान से, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया आसपास की बातों को, ये उत्प्लावन बल ही वस्तु के भार में कमी लेके आता है। मुझे भी याद है जब गर्मियों में छुट्टियों में जाते थे अपने मामा के यहाँ, तो हम ट्वेल्व पे नहाते थे कई बार। तो ट्वेल्व में तो हुद्दी होती है इतनी बड़ी, उसमें ट्वेल्व का पानी गिर रहा होता गाँव में। तो हम कई बार, अभी भी मुझे ध्यान है कि हम जब छोटे छोटे से थे तो हम कई बार ना एक ईंट या पत्थर उठाते थे ऐसे, और वो ईंट या पत्थर बड़ा भारी लगता था हमें। लेकिन जब उसी ईंट या पत्थर को हम उस होदी के अंदर उतरकर, ट्वेल्व का जो बना होता है, वो जो स्विमिंग पूल टाइप से का होता है, जब उसके अंदर पकड़ के हम किसी भारी चीज को उठाते थे, बड़ी हल्की लगती थी पानी के अंदर। और उस समय हमें बड़ा आश्चर्य होता था कि यार ये पत्थर जो है वैसे तो इतना भारी लग रहा है, लेकिन पानी के अंदर बड़ा हल्का हल्का सा लग रहा है। पानी के अंदर कोई भी चीज बड़ी हल्की पता क्यों लगती है भाई? देखो, अभी आपने मैंने पत्थर यहां पकड़ रखा है, तो इस पत्थर को धरती अपनी तरफ खींच रही है, इसमें फोर्स लगा रही है, तो उसका जो वेट है mg नीचे की तरफ काम कर रहा है। लेकिन जब इस पत्थर को मैं पानी के अंदर पकड़ूंगा, तो मान लो कि धरती ने कुछ फोर्स लगाया इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन जब मैं इस बच्चे पत्थर को पानी के अंदर पकड़ूंगा, तो पानी भी तो ऊपर की तरफ को उत्प्लावन बल लगाएगा। तो इस पत्थर पे एक फोर्स लग रहा है नीचे को, एक लग रहा है ऊपर को, तो नेट फोर्स तो घटा के आएगा। मान लो पहले नीचे की तरफ को फोर्स लग रहा था 100, अब आपने इसे पानी के अंदर पकड़ लिया, तो पानी ने ऊपर को फोर्स लगा दिया 20, तो 100 लग रहा है नीचे को, 20 लग रहा है ऊपर को, तो 100 में से 20 गया। अब आप केवल 80 महसूस करेंगे, आपको केवल इसका वेट 80 लगेगा। बात समझ रहे हो? कभी भी आजकल आप नहाने जाओ तो हमेशा किसी वस्तु को पकड़ के देखना कि जैसे आपने यहाँ पे वस्तु पकड़ी, थोड़ी भारी से लगेगी, पानी के अंदर हल्की क्यों लगेगी? क्योंकि धरती अपनी तरफ को खींच रही है, इसलिए आपके हाथ से पत्थर नीचे की तरफ को जा रहा है, आपका दम निकल रहा है, लेकिन पानी ने ऊपर की तरफ को फोर्स लगा दिया, तो नेट फोर्स कम हो जाता है। तो यहां से एक बड़ा प्यारा से क्वेश्चन अभी हम समझेंगे। चलो उससे पहले क्वेश्चन ही बता दो। जैसे मैं आपसे पूछूं, द वेट ऑफ ए बॉडी इज मैक्सिमम इन, हिंदी में लिखेंगे, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। पहला ऑप्शन है एयर में, हवा में। दूसरा ऑप्शन है वाटर, पानी में। तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस में। चौथा ऑप्शन दिया पेपर में वैक्यूम, निर्वात में। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि किसी वस्तु का भार सबसे ज्यादा आपको कहां लगेगा, कोई वस्तु सबसे हैवी आपको कहां लगेगी? ऑप्शन है हवा में, पानी में, हाइड्रोजन गैस में, कि वैक्यूम में। हाँ, स्विम करते समय बॉडी हल्की इसलिए लगती है ना, क्योंकि आपका वेट तो नीचे की तरफ को लग रहा है, लेकिन पानी ऊपर की तरफ को फोर्स लगा रहा है। विनीत ने आंसर दिया, राहुल का सही है।
कविता का अच्छा आंसर है, शुभम का अच्छा आंसर है, गुलफाम का गलत है, अर्जुन, ऋषिक, आदित्य, विपिन, कौशल, साक्या, राजू कुछ आंसर दे रहे हैं, सचिन, दीपांकर, रंजीत। देखो जितने बच्चे कह रहे हैं पानी, तो खैर किसी ने कहा नहीं है। अगर कोई पानी कह रहा है तो बिल्कुल ही गलत है। भाई आपको पता है कि जब भी कोई वस्तु किसी फ्लूइड में होगी, किसी लिक्विड या गैस में होगी, तो लिक्विड या गैस ऊपर की तरफ को एक फोर्स लगाएगा, तो आपके नेट फोर्स में से कुछ वैल्यू घट जाएगी। अच्छा दूसरे बच्चे, आप गैस, हाइड्रोजन गैस होंगे, जब आप किसी वस्तु को हाइड्रोजन गैस में छोड़ोगे तो हाइड्रोजन गैस में तो कुछ फोर्स लगाएगी ऊपर को, तो एमजी में से कुछ घट जाएगा। और एयर तो गैसों से मिलकर बनी है। किसी वस्तु का सबसे ज्यादा वेट होगा वैक्यूम के अंदर, निर्वात के अंदर। क्यों भाई, आप एक चीज बताओ, मान लो कि यहाँ पे इस कमरे के अंदर है वैक्यूम, कोई हवा गैस कुछ नहीं है, आपने एक वस्तु हाथ में पकड़ी, उसका वेट एमजी नीचे की तरफ काम करेगा और ऊपर की तरफ को कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। अगर आपने किसी वस्तु को एयर में भी लिया तो एयर भी तो हल्का फुल्का ऊपर की तरफ को फोर्स लगाएगी, क्योंकि मैंने कहा किसी फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आते हैं, फ्लूइड में, द्रव में, हाइड्रोजन गैस हो चाहे एयर हो, हालांकि वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा वैक्यूम में और एयर में, हालांकि ना के बराबर फर्क आएगा, ना के बराबर, लेकिन फिर भी वैक्यूम में ज्यादा होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, बच्चे वैक्यूम पर टिक क्यों नहीं लगाते? उन्हें लगता है कि वैक्यूम का मतलब केवल अंतरिक्ष है, जहां पर ग्रेविटी नहीं है, जहां पर वेट जीरो हो जाता। भैया वैक्यूम तो आप जिस कमरे में खड़े हो वहां भी क्रिएट कर सकते हो। आप जिस कमरे के अंदर खड़े हो, इस कमरे से आप एयर बाहर निकाल दो और दूसरे कमरे में मान लो कि एयर है, तो इस वाले में ज्यादा वेट होगा। यहाँ पे ये सारे एक्सपेरिमेंट अर्थ के ऊपर किए जा रहे हैं, नहीं कि मून पे कह रहा है जी, मून पर। अरे भैया मून के ऊपर वैक्यूम है, लेकिन मून की तो खुद की ग्रेविटी भी कम है। मैं अर्थ की बात कर रहा हूं। अर्थ में एक कमरे के अंदर पानी भरा है, वहां पे कोई वस्तु पकड़ो, पानी ऊपर को फोर्स लगाएगा, वेट कम कर देगा। एक कमरे में हवा है, हवा भी ऊपर को फोर्स लगाएगी, वेट कम कर देगी, हाइड्रोजन गैस भी कम कर देगी, लेकिन वैक्यूम तो करेगा ही नहीं। कह रहा जी वैक्यूम मून पर कम क्यों लगता है? भैया मून पर ग्रेविटी कम है। अगर मून पर भी, चलो मून का एक एग्जांपल ले लेते, तुम मून पर ही चले जाओ। मून पर ही एक कमरे के अंदर हवा भर देना किसी सिलेंडर से, एयर का सिलेंडर ले जाना, मून में एक कमरे में पानी भर देना, मून में एक कमरे में हाइड्रोजन गैस भर देना, और मून पर एक कमरा ऐसे रखना वैक्यूम वाला। सबसे ज्यादा वेट जितना भी होगा वो लगेगा वैक्यूम में। धरती की अपेक्षा वहां कम लगता है। अगर हम इन चारों केस में कंपेयर करेंगे, वैक्यूम में ज्यादा होगा। अरे भाई आप धरती के ऊपर ही खड़े रहो, धरती में जिस कमरे में एयर नहीं उस कमरे में वैक्यूम, और बगल वाले कमरे में हवा भरी हुई है, उससे बगल वाले में पानी है, उससे बगल वाले में हाइड्रोजन गैस है। तो अगर हम एक ही जगह तो कंपेयर करेंगे, ये थोड़े ना कि एक चीज आप ले रहे हो धरती की, ले रहे हो चांद की, तो चारों चीजें तो चांद की ले लो, चाहे तो अर्थ की ले लो। ऐसा नहीं है कि एक चीज अर्थ पे कंपेयर कर रहे हैं मून पे, ऐसा नहीं होगा। तो वैक्यूम में ज्यादा होगा, क्योंकि जब भी आप किसी वस्तु को गैस में लिक्विड में छोड़ेंगे तो जो बच्चे उत्प्लावन बल है ये वेट में कमी कर देता है। यानी जब किसी वस्तु को आप किसी लिक्विड या गैस में उतारते हैं तो उस वस्तु के वेट में आती है कमी, और वो वेट में कमी पता कितनी होती है? एक से एक बुद्धिहीन बच्चे हैं, कह रहा है जी मून पर रूम कैसे, क्या करें भाई, इनका क्या साइंस पढ़ेंगे ये। साइंस समझ में उसकी आती है इसकी इमेजिनेशन पावर हो, जिसके अंदर, इसके अंदर सोचने समझे की तर्क शक्ति हो। कह रहा है जी मून पर कमरे कैसे? अरे भैया इमेजिन करना है कि मून के ऊपर एक ऐसा रूम लिया जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, मून पर ही एक कमरे में हवा भरी हुई है, मून पर ही एक रूम में हाइड्रोजन गैस है, और एक कमरा बिल्कुल खाली वैक्यूम वाला है। तो हम चारों मून पर ही कंपेयर करेंगे तो मून पर भी सबसे ज्यादा वेट वहां पर होगा जहां पर वैक्यूम है, जिस रूम में। ऐसे धरती, या तो फिर चारों केस धरती वाले ले लो, तो धरती पे भी उस रूम में ज्यादा वेट लगेगा जहां पे वैक्यूम है। जहां पर पानी है तो पानी जो उत्प्लावन बल है ये वेट को कम कर देगा, हवा भी कम कर देगा। हम्म। हर क्लास में एक आधा बच्चा मिल ही जाता है ऐसे। चलो कोई बात नहीं। हम्म। अच्छा। अच्छा अब मैंने कहा कि जो उत्प्लावन बल है ये भार में कमी करता है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि जब कोई वस्तु लिक्विड या गैस में उतरेगी, जब कोई वस्तु लिक्विड या गैस के अंदर उतरेगी तो उसके भार में कमी होगी। वो कमी कितनी होगी? जितना उसके ऊपर उत्प्लावन बल लगेगा। वस्तु के भार में उतनी ही कमी होती है जितना कि उसके ऊपर उत्प्लावन बल लगे। तो यहां पर लिखेंगे हम लॉस इन वेट इज इक्वल टू, लॉस इन वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्ले, वेट ऑफ, यस लिख लो, लॉस इन वेट इज इक्वल टू
ऐसे करो, लॉस इन वेट, भार में कितनी कमी होगी, लॉस इन वेट इज इक्वल टू बियॉन्ड फोर्स। ये एक चीज और ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, जब किसी वस्तु को आपने लिक्विड या गैस में छोड़ा, उस वस्तु के भार में कमी होगी जितना कि उत्प्लावन बल लगेगा। तो लॉस इन वेट, भार में कमी होगी उत्प्लावन बल के बराबर, और ये उत्प्लावन बल के बराबर तो भार में कमी होगी। और ये उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है, जितना कि जब कोई वस्तु पानी के अंदर उतरेगी बेटा, कुछ तो पानी को डिस्प्लेस करेगी अपनी जगह बनाने के लिए। भाई पूरा टब पानी का भरा हुआ है, मैं उसके अंदर उतर गया, तो कुछ तो पानी को डिस्प्लेस करूंगा, कुछ तो पानी को हटाऊंगा। तो किसी वस्तु को जब पानी के अंदर उतारा जाता है, उस वस्तु के भार में उतनी ही कमी होगी जितना कि उसके ऊपर उत्प्लावन बल लगेगा। और ये उत्प्लावन बल किसके बराबर है, जितना पानी डिस्प्लेस हुआ उसे तोल लो उसके वेट के बराबर। कभी आप घर में करके देखना, जैसे एक बाल्टी पूरी पानी से भरना, और उसमें एक पत्थर लिया आपने, और इस पत्थर को आपने मान लो धागे से पकड़ के पानी के अंदर आपने उतारा। तो जब ये पानी बच्चे, आप जब ये जितना पानी को हटाएगा, उस पानी का वजन कर लेना, जितना उस पानी का वजन आएगा, यानी कि इसके भार में उतनी कमी आएगी। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि भार में जो कमी आती है वो उत्प्लावन बल के बराबर होती है, या भार में कमी किसके बराबर होती है, हटाए गए द्रव के भार के बराबर। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, हिंदी में लिखेंगे, किसी वस्तु के भार में, किसी वस्तु के भार में उतनी ही कमी आती है जितना कि वो द्रव को हटाती है, जितना कि द्रव को हटाती है, या किसी वस्तु के भार में कमी उत्प्लावन बल के बराबर आती है। क्योंकि उत्प्लावन बल जो किसके बराबर होता है, जितना कि वेट डिस्प्लेस किया, हटाए, जो लिक्विड डिस्प्लेस किया उसके वेट के बराबर। किसी वस्तु के भार में कितनी कमी आएगी, किसी वस्तु के भार में कमी, या तो पेपर में क्या लिखा मिलेगा, किसी वस्तु के भार में उतनी कमी आएगी जितना उसने लिक्विड को डिस्प्लेस किया उसके वेट के बराबर, या उत्प्लावन बल के बराबर। उत्प्लावन बल भी लिखा मिल सकता है और हटाए गए द्रव का भार भी लिखा मिल सकता है, दोनों में से कुछ भी लिखा मिल सकता है। बात समझ में आ रही है, तो दोबारा समझो, मैं इसे हटा देता हूं। मैंने कहा कि एक पूरी बाल्टी पानी की भरी है, आपने उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट छोड़ दिया, जब वो ऑब्जेक्ट अंदर जाएगा तो कुछ पानी को हटाएगा, वो उस पानी का वजन कर लो, तो जितना उस पानी का वजन है, जितना उसने हटाया, उस पानी का वजन जितना आएगा उतना ही भार में कमी आएगी। या जब कोई वस्तु पानी के अंदर उतरती है तो उसके भार में कमी किसके बराबर आती है, उत्प्लावन बल के बराबर। तो या तो उत्प्लावन बल बियॉन्ड फोर्स लिखा मिलेगा, या वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड लिखा मिलेगा, दोनों में से कोई भी एक चीज लिखी मिल सकती है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई वस्तु पूर्ण रूप से पानी के अंदर उतर जाए, देखो जैसे मान लो ये बच्चे पूरा पानी से भरी हुई है, कोई चीज पूरी पानी से भरी हुई है, ये बाल्टी, और इसे आपने बच्चे मान लो दूसरे टप में रखा हुआ है, टप के अंदर, और आपने बच्चे मान लो इसके अंदर कोई वस्तु छोड़ दी और ये वस्तु टोटली इसके अंदर डूब गई, टोटली डूब गई, इसके अंदर पूर्ण रूप से डूब गई। जब इसके अंदर डूबेगी बच्चे, ये पूरा पानी से भरा हुआ था, तो कुछ पानी यहां गिरेगा, तो कुछ पानी यहां गिर गया, कुछ यहां। तो इस जब कोई वस्तु टोटली, कोई वस्तु अगर पानी के अंदर टोटली ही उतर जाए, टोटली, तो जितना भी इस वस्तु का वॉल्यूम होगा, जितना इसका आयतन होगा, लंबाई गुना चौड़ाई ऊंचाई, वॉल्यूम आयतन पता है ना, जितना इसका वॉल्यूम होगा ठीक उतना ही वॉल्यूम हटाए गया जो लिक्विड है उसके वॉल्यूम के बराबर आएगा, दोनों का वॉल्यूम बराबर आएगा। अगर इसका वॉल्यूम मान लो कि आया 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो जो पानी हटा उसका वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगर कोई वस्तु टोटली इमर्ज्ड हो जाए, टोटली पानी के अंदर उतर जाए, टोटली पानी के अंदर उतर गई, पूरी डूब गई, तो इस वस्तु का वॉल्यूम जो है हटाए गए पानी के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो लिखेंगे इफ ऑब्जेक्ट इज टोटली immersed, if object is totally immersed in fluid, then volume of object is equal to volume of displaced fluid। हिंदी में लिखेंगे, यदि कोई वस्तु पूर्ण रूप से द्रव में डूब जाए, यदि कोई वस्तु पूर्ण रूप से द्रव में डूब जाए, यदि कोई वस्तु पूर्ण रूप से द्रव में डूब जाए, तो वस्तु का आयतन हटाए गए द्रव के आयतन के बराबर होता है। तो वस्तु का आयतन हटाए गए द्रव के आयतन के बराबर होता है। अगर कोई वस्तु पूर्ण रूप से पानी में डूब जाए तो वस्तु का आयतन हटाए गए द्रव के आयतन के बराबर होता है। अब ये सारी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये मैं ऐसे नहीं मानूंगा। अभी केवल आप 2 बातें ध्यान रखो, उसके बाद मैं एक न्यूमेरिकल बड़ा सुंदर सा आपके सामने लेके आ रहा हूं। हालांकि न्यूमेरिकल एसएससी वाले बच्चे नहीं करेंगे,
रेलवे वाले कर लेना, बाकी जो पता ही आपको सीडीए एनडीए वाले जो करते हैं। आपको दो बात ध्यान रखनी है, अगर कोई वस्तु पूरी तरीके से पानी के अंदर डूब गई तो उस वस्तु का जो वॉल्यूम है, उस वस्तु का जो आयतन है, वो किसके बराबर होगा? जितना उसने पानी हटाया उस पानी के आयतन के बराबर। वस्तु का आयतन और हटाए गए पानी का आयतन बराबर। दूसरी चीज, एक बात और आपको ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि जब कोई वस्तु पानी के अंदर उतारते हम तो उस वस्तु के भार में कितनी कमी आएगी, उस वस्तु के वेट में कितना लॉस होगा, जितना कि उसके ऊपर उत्प्लावन बल लगेगा या जितना कि वो लिक्विड को हटाएगी उतना उसके भार में कमी आएगी। ठीक है, अरे समझ में? चलो अब एक देख लेते हैं क्वेश्चन यहां पर आपके सामने। ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए पहले से लिखा हुआ है, क्लास स्टार्ट होने से पहले। देखता हूं कि कोई धुरंधर इसे कर सकता है कि नहीं। इसने कहा है हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, हिंदी में नीचे इंग्लिश में ऊपर है। ए मेटालिक स्फीयर ऑफ मास 2 kg एंड वॉल्यूम 2.5 into 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब इज कंप्लीटली इमर्ज इन वाटर। फाइंड द बियॉन्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द स्फीयर। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 100 kg पर मीटर क्यूब। ये कह रहा है कि धातु का एक गोला है। देखो क्वेश्चन को समझो, एक धातु गोला है जो कि 2 किलोग्राम का है, और जो गोला है बच्चे इसका आयतन भी दे रखा है, और ये कह रहा है पानी में पूर्ण रूप से डूब जाए तो गोले पर पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल का मान बताइए क्या होगा। और पानी का घनत्व दे रखा है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम बराबर है, अगर कोई वस्तु टोटली पानी के अंदर उतर जाएगी तो उस वस्तु का आयतन जो है, उस वस्तु का वॉल्यूम जो है हटाए गए पानी के वॉल्यूम के बराबर होगा। आयतन लिखा है वृत्ति का, तुम्हें कम दिखाई दे रहा है कि दिख नहीं रहा लिखा हुआ? हमने क्या लिखा? अगर कोई वस्तु पानी में पूर्ण रूप से डूब जाएगी तो उस वस्तु का जो आयतन है हटाए गए पानी के आयतन के बराबर होगा। जब कोई वस्तु पूर्ण रूप से पानी में डूब जाती है तो उस वस्तु का आयतन हटाए गए पानी के आयतन के बराबर होता है। वस्तु का आयतन हटाए गए पानी के आयतन के बराबर। चलो क्वेश्चन है यहां पर, मैं से आपको करवा देता हूं। यहां देखो, इसने क्वेश्चन क्या कहा, इसे समझने की कोशिश करना। एक बीकर है, इसके अंदर बच्चे पानी भरा हुआ है। क्वेश्चन में बोला है उसने, क्वेश्चन को आप दोबारा सुनो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक धातु गोला जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और आयतन है 2.5 गुणा 10⁻⁴ मीटर क्यूब पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। पूरी तरीके से पानी के अंदर डूबा हुआ है। एक गोला लिया मैंने, ये गोला पूर्ण पानी में डूबा हुआ है। इस गोले का मास है 2 किलोग्राम और इसका आयतन दे रखा है 2.5 गुणा 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। ठीक, यहां तक कोई आपत्ति तो नहीं किसी बच्चे को? अब दूसरी चीज, एक उसने पेपर में क्या दे रखा है कि पूर्ण रूप से डूब गया। बच्चे पूर्ण रूप से डूब गए तो कह रहा है कि पानी इसके ऊपर कितना उत्प्लावन बल लगाएगा वो बताओ। तो आप सभी को पता है कि उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर के बराबर, हटाए गए पानी के भार के बराबर। हटाए गए पानी के भार के बराबर। दोबारा सुनना ध्यान से, वो ध्यान समझना। जब कोई वस्तु अपने बच्चे पानी के अंदर छोड़ दी, पानी के अंदर, तो पानी उसके ऊपर कितना उत्प्लावन बल लगाएगा। हमने आज ही पढ़ा, उत्प्लावन बल कितना होगा? जितना उस वस्तु के भार में कमी आएगी या जितना वो पानी को हटाएगा उसके भार के बराबर। तो हटाए गए पानी के भार के बराबर। अच्छा, भार क्या होता है? mg। वेट क्या होता है? mg। यानी कि हमें क्या निकालना है यहाँ पे? mg। लेकिन यहां ध्यान रखना, यहां पर बच्चे आपको जो मास लेना है, m जो लेना है मास, यहां मास किसका लेना है? हटाया गया पानी का मास लेना। जो पानी अपन ने हटाया उसका मास चाहिए आपको, जो पानी डिस्प्लेस हुआ। यानी कि तुम गोले का मास रख दो यहां पे सीधे 2 किलो। भाई 2 किलोग्राम का आपने गोला लिया, तो जब 2 किलोग्राम का अपना गोला पानी में छोड़ा तो उस गोले ने कुछ पानी को हटाया होगा। तो जो पानी हटाया गया, मुझे तो उस पानी का भार निकालना है। जो उस पानी का भार निकालना है, भार होता है mg। तो यहां पे मास मुझे हटाए गए पानी का लेना है। अच्छा, मास क्या होता है बच्चे? मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब यहां पे डेंसिटी किसकी चाहिए? जो पानी हटाया गया उसकी डेंसिटी। पानी की डेंसिटी पेपर में दे रखी है। यहां पे वॉल्यूम क्या चाहिए? जो पानी हटाया उसका वॉल्यूम। और हमें पता है अगर गोला पूर्ण रूप से पानी में डूब गया तो जो इस गोले का वॉल्यूम है, जो वस्तु का वॉल्यूम है, वही हटाए गए पानी का वॉल्यूम होगा। अभी तो हमने पढ़ा कि अगर कोई वस्तु टोटली पानी में डूब जाए तो उस वस्तु का जो आयतन है वही आयतन हटाए गए पानी का भी होगा। भाई देखो मैंने लिखा है आपको यहां पे कि अगर कोई वस्तु
अगर कोई वस्तु, ये लिखा ना यहाँ पे, अगर कोई वस्तु टोटली पानी में डूब जाए तो जो उस वस्तु का आयतन होगा, जो इस वस्तु का आयतन होगा, वही हटाए गए पानी का आयतन होगा। तो हमें पेपर में उसने बोल रखा है, क्वेश्चन में उसने बोला है कि वस्तु पूरी तरीके से पानी में डूब गई। तो जैसे आपने पढ़ा कि वस्तु पूरी तरीके से पानी में डूब गई, तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो इस वस्तु का आयतन है वही हटाए गए पानी का आयतन भी होगा, वही हटाए गए पानी का आयतन भी होगा। तो मेरा काम हो गया। तो यानी कि मुझे क्या चाहिए, जो वस्तु का वॉल्यूम वही हटाए गए पानी का वॉल्यूम। तो कितना वॉल्यूम हो गया, 2.5 गुणा 10 की पावर -4। अच्छा, डेंसिटी जो बच्चे दे रखी है हमें, डेंसिटी पानी की, पानी का दे रखा पेपर में, पानी का घनत्व दे रखा 1000, तो 1000 लिख दिया यहाँ पे। जी की वैल्यू जो होती है बच्चे न्यूमेरिकल में आप 10 ले सकते हो, या 9.8 होती है एग्जैक्ट वैल्यू, न्यूमेरिकल में 10 ले लो। तो 10 की पावर -4 और 10 की पावर +4, तो ये तो कट जाएंगे, तो यानी कि 2.5 न्यूटन आ गया। तो आंसर आ गया हमारा 2.5 न्यूटन, 2.5 न्यूटन, या 2.45 आएगा। अगर आपने जी की वैल्यू 9.8 लिए तो 2.45 आ जाएगा। तो वेट जो है हटा गए पानी के जो भार, ये ऐसे निकल के आया। देखो हमने सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिए, जो इतनी देर से हम जो चीजें पढ़ रहे थे सारे कॉन्सेप्ट देखो हमने कैसे अप्लाई किए। सबसे पहले मैंने देखा कि मेरे से उसने पूछा क्या है, कि उसने कहा कि उत्प्लावन बल का मान बताइए। उसने मेरे से कहा क्वेश्चन के अंदर कि आपको बताना क्या है, आपको बियॉन्ड फोर्स बताना है उत्प्लावन बल। तो बियॉन्ड फोर्स उत्प्लावन बल क्या होता है, जब कोई वस्तु पानी में उतरेगी तो पानी उत्प्लावन बल लगाएगा, वो बियॉन्ड फोर्स लगाएगा। वो बियॉन्ड फोर्स उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है, जितना पानी डिस्प्लेस करेंगे उसके वेट के बराबर। तो वेट होता है mg, लेकिन m किसका चाहिए, यहां पे ध्यान रखना, m चाहिए जो पानी डिस्प्लेस हुआ उसका m चाहिए, जो वस्तु डुबोई है उसका m नहीं पुट करना। जब कोई वस्तु पानी में उतारी, उत्प्लावन बल कितना, हटाए गए द्रव के भार के बराबर। तो हटाए गए द्रव का भार निकालना है mg, m होता है डेंसिटी, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। द्रव्यमान होता है आयतन गुणा घनत्व। तो पानी हटाया तो पानी का घनत्व दे रखा है। जब वस्तु टोटली डूब जाएगी तो जो वस्तु का आयतन होगा वही हटाए गए पानी का आयतन भी होगा। तो डेंसिटी ये दे रखी, तो जो वस्तु का वॉल्यूम वही किसका वॉल्यूम, हटाए गए पानी का वॉल्यूम, और जी के लिए 10 फुट कर दी तो 2.5 न्यूटन आ गया। बच्चा कह रहा है कि न्यूटन क्यों लिखा, न्यूटन से लिखा बच्चा, वेट जो होता है, जो फोर्स होता है ना, फोर्स वो न्यूटन में नापते हैं। mg जो है ना वेट, वेट भी एक टाइप का फोर्स है, और फोर्स को हमेशा न्यूटन में नापा जाता है। कह रहा जी न्यूटन क्यों लिखा, अरे भाई अभी तो बताया कि जब कोई वस्तु पानी में होती है उसके ऊपर दो फोर्स काम करते हैं, वस्तु का वेट, तो वेट भी एक फोर्स है और फोर्स को न्यूटन में नापा जाता है। 2.5 न्यूटन लगेगा। अरे बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, पहले बताओ मुझे, ये बात को दोबारा समझो। चलो दोबारा बताता हूं। ये हमने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर बच्चे हमने पानी भर दिया। तो जैसे ही पेपर के अंदर उसने हमारे से कहा कि भाई साहब एक वस्तु पानी में पूर्ण रूप से डूबी गई है और पानी इसके ऊपर कितना उत्प्लावन बल लगाएगा, तो हमें पता है कि उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है, जितना कि पानी को हटाएगा उसके वेट के बराबर। तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, हटाए गए पानी के भार के बराबर। तो हमें निकालना है वेट, किसका निकालना है, हटाए गए पानी का वेट निकालना है। तो वेट होता है mg, तो हटाए गए पानी का वेट निकालना है तो मास भी हटाए गए पानी का निकालेंगे, ये होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी किसकी, हटाया गया पानी, पानी की डेंसिटी 1000 है, हटाया गया पानी, तो जो पानी हटाया उसका वॉल्यूम कितना है। अगर वस्तु पूर्ण रूप से डूब गई, जो वस्तु का वॉल्यूम वही हटाए गए पानी का वॉल्यूम। तो इसलिए मैंने पुट कर दिया 2.5 गुणा 10 की पावर -4, जी की वैल्यू न्यूमेरिकल में 10 ले लेते हैं तो 2.5 आ गया, और वेट को नापते हैं हम न्यूटन में, तो 2.5 न्यूटन आ गया। अरे जी नहीं पता तुम्हें, जी होता है स्मॉल, जी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटी की वैल्यू है, धरती पर ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो 9.8 होती है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। आगे बात समझ में, सर कौन सी क्लास तक की साइंस पढ़ाते हैं, हम पढ़ते हैं, हम 10th तक की, 10th लेवल तक की साइंस पढ़ते हैं। आगे बात समझ में, थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। बहुत आराम से बताया मैंने, बहुत तसल्ली के साथ। अगर अभी तक कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया मान लो, एक बात तो ध्यान रखना, एक वस्तु पानी में है तो उसका वेट mg नीचे की तरफ काम करेगा, उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ काम करेगा। जो उत्प्लावन बल है किसके बराबर होता है, जो पानी हटाए उसके वेट के बराबर। ठीक है, ये बात तो ध्यान रख लोगे। और इसके अलावा और क्या याद रख सकते हो कि जो
उत्प्लवन बल है वो क्या है, जो पानी हटाया गया उसके वेट का। एक मिनट रुको, मैं ना ये बैटरी लगा देता हूँ कैमरे की, वरना कैमरा बंद होने वाला है बस। ठीक। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास में अब दोबारा ध्यान समझना बात को। देखो ये बच्चे, मेरे पास में एक वस्तु है, इसका वेट mg नीचे काम करेगा, लिक्विड उत्प्लावन बल लगाएगा ऊपर। अब मुझे यहां पे दो बातें समझनी है कि कोई वस्तु मैंने पकड़ी अपने हाथ से, पानी में छोड़ दी या मान लो किसी और लिक्विड में, तो कुछ वस्तुएं तो पानी के अंदर डूब जाती हैं और कुछ तैरने लगती हैं। तो कौन सी वस्तु डूबेगी और कौन सी तैरेगी, इसे हमें ध्यान रखना है यहां पर, ठीक है। अच्छा बेटा, एक चीज ध्यान रखना, जैसे मान लो जब भी कोई वस्तु आप पानी के अंदर उतारोगे, किसी भी लिक्विड के अंदर उतारोगे, तो ये जो मेरा पानी लिया, इसकी डेंसिटी लिख ली मैंने स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तरल का घनत्व। जो भी आपने तरल लिया है, पानी लिया या शहद लिया, जो भी, स्मॉल डी। जो बच्चे वस्तु आप पानी के अंदर छोड़ोगे उसकी डेंसिटी को लिख रहा हूं मैं कैपिटल डी से। यह डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कैपिटल डी है वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व। बड़े ध्यान समझना, बस एक लाइन का खेल है, उसका दिखाऊंगा मैं आपको। आप 8-10 क्वेश्चन कर लेंगे। अभी मैं आपके सामने अभी ये खोलूंगा ये पीडीएफ, बस एक शब्द को समझना। देखो आपने अपने हाथ से एक लोहे की चीज पकड़ी, इतनी लंबी चौड़ी, पानी में छोड़ दी, डूब डूब गई। आपने अपने हाथ से लकड़ी का इतनी बड़ा फट्टा सा लिया, छोड़ दिया, पानी पे तैर रहा है। आपने अपने हाथ से लोहे का गोला लिया, डूब गया, लेकिन बड़े बड़े जहाज पानी के ऊपर तैर रहे हैं। आपने कोई और चीज ली, कील ली, पानी के अंदर डूब गई। तो हमने क्या देखा कि कुछ चीजें डूबती हैं, कुछ चीजें तैरती हैं। तो बस एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी वस्तु आप पानी के अंदर छोड़ रहे हो, जो भी वस्तु आप पानी के अंदर छोड़ोगे, जो भी वस्तु आपने पानी के अंदर छोड़ दी, अगर उस वस्तु की डेंसिटी, वस्तु ज्यादा डेंस हुई पानी की अपेक्षा, तो वस्तु डूब जाएगी। जैसे लोहा बहुत ही डेंस होता है पानी की अपेक्षा, तो लोहा पानी के अंदर डूब जाएगा। अगर कोई वस्तु पानी में डूब रही है, यानी कि वस्तु ज्यादा डेंस है, उसका घनत्व ज्यादा इसलिए डूब रही है वो। डेंसिटी को आप ऐसा समझ सकते हैं, मान लो कि आपने इतना ही बड़ा मान लो लोहे की कोई चीज ली, और इतनी बड़ी मान लो कोई चीज आपने ले ली बच्चे, मान लो कि कोई और चीज ले ली, इतनी बड़ी लकड़ी ले लो मान लो। अगर इतनी ही जगह में लोहे के बहुत सारे एटम होंगे, बहुत सारे परमाणु भरे होंगे, यानी कि लोहा ज्यादा डेंस होगा, और लकड़ी का इतनी बड़ी चीज लोगे आप, उसमें लकड़ी के उतने एटम नहीं होंगे, इसलिए लकड़ी कम डेंस है। यानी समझो कि एक कमरे के अंदर 100 बंदे भरे हो, और दूसरा कमरा उतना ही बड़ा है, उसके अंदर 4 बंदे भरे हुए हैं, तो आप कहोगे ये कमरा बहुत ही डेंस है, 100 बंदे भरे हुए हैं इसी के अंदर। तो जो चीज ज्यादा डेंस होती है ना, उनमें उतनी ही जगह में बहुत सारे एटम होते हैं, और जो कम डेंस होती है उनमें उतनी जगह में कम एटम होते हैं। तो जो वस्तु ज्यादा डेंस होगी, जिसका घनत्व ज्यादा होगा, वो वस्तु डूबेगी, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो तैर जाएगी। यानी अगर वस्तु की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है तो वस्तु डूबेगी, वस्तु की डेंसिटी लिक्विड से कम है तो तैरेगी। बस कुल मिलाकर आपको एक बात ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को लिख रहा हूं मैं कैपिटल डी से। अगर वस्तु की डेंसिटी ज्यादा हो जाए लिक्विड की डेंसिटी से, लिक्विड की डेंसिटी है स्मॉल डी से, तो वस्तु सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। डूबना। दूसरा, अगर मैं बात करूं वस्तु की डेंसिटी अगर कम हुई तो वस्तु क्या करेगी, फ्लोट करेगी, तैरेगी। अभी आपको उतना मजा नहीं आएगा, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। यानी कि आज के बाद जैसे ही पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि फला वस्तु पानी में क्यों डूब जाती है, जैसे ही आ जाए डूब क्यों जाती है, बोल देना वस्तु की डेंसिटी ज्यादा इसलिए डूब जाती है। अगर आपसे कोई कहे कि वस्तु तैर क्यों रही है, वस्तु तैरेगी तब जब उसकी डेंसिटी कम होगी। जैसे कह दे कि आपसे कि बादल बादल हवाओं के ऊपर क्यों तैरते हैं, बादलों की डेंसिटी कम है। डेंसिटी का सारा खेल है, डेंसिटी का। एक बच्चा कह रहा है कि वेट का, अरे वेट का बच्चे, वेट क्या होता है, mg। अब आप खुद सोचो, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर वस्तु की डेंसिटी कम होगी तो अपने आप ही उसका वेट कम हो जाएगा, उतने ही वॉल्यूम में। वॉल्यूम ज्यादा कर रहे हैं आप, डेंसिटी कम कर रहे हैं, यानी वस्तु का आपने फैला दिया, उसे वस्तु की डेंसिटी को कम करना है। और डेंसिटी कम कैसे होगी अभी बताऊंगा थोड़ी देर में।
पहले समझेंगे वस्तु की डेंसिटी कम कैसे करेंगे हम। तो वस्तु अगर ज्यादा डेंस है, ज्यादा घनत्व है उसका, अगर मान लो आप 1 ही किलो का लोहे का गोला लो, इतना बड़ा 1 ही किलो का, और 1 किलो का लोहे की इतना बड़ी चादर ले लो, ऐसे फैला दो, तो ये तैर जाएगी, ये डूब जाएगा। वजन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी डेंसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि दोनों 1-1 किलो के ही हैं। आप क्या करें, मैंने बताया कि लोहे का इतना बड़ा गोला लेंगे तुरंत पानी के अंदर डूबेगा, लेकिन बड़े बड़े लोहे के जहाज नहीं डूबते हैं, उनका वेट तो बहुत ज्यादा है। तो आपने क्या करना, अगर वस्तु की डेंसिटी ज्यादा हुई तो डूबेगी, और डेंसिटी कम हुई तो तैर जाएगी। वो ज्यादा होने पर डूबेगी और कम होने पर तैर जाएगी। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे अगर मैं बताऊं आपको, सबसे कम जैसे डेंसिटी होती है हाइड्रोजन गैस की, उससे थोड़ी ज्यादा होती है हीलियम गैस की। थोड़ा अगर हम और ऐसे बढ़ते रहे तो फिर आता आइस। आइस के बाद आता नंबर ह्यूमन बॉडी, मनुष्य का शरीर, ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर के बाद आता है वाटर की डेंसिटी। वाटर के बाद आती है किसकी, चाइल्ड, जो छोटे बच्चे होते हैं। फिर आती है सी वाटर। समझने की कोशिश करना, ऐसे बढ़िया क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी। ऐसे बढ़ते बढ़ते बच्चों फिर डेंसिटी ज्यादा होती है मरकरी की, पारे की, फिर होती है गोल्ड की, मरकरी के बाद होती है सॉरी, अब आएगी यहाँ पे स्टील, पहला आएगा स्टील, फिर आएगा मरकरी, मरकरी, फिर आएगा गोल्ड। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। मैं बताना चाह रहा हूं, जैसे से आप नीचे की तरफ बढ़ रहे हो ना, नीचे की तरफ जब जा रहे हो, नीचे आते समय डेंसिटी बढ़ती है, घनत्व बढ़ता है नीचे की तरफ। ये नीचे जो मैंने लिखा है डेंसिटी बढ़ रही है, नीचे की तरफ जो लिखा है ये डेंसिटी बढ़ रही है, घनत्व बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो चीज नीचे है, जो चीज नीचे है वो ज्यादा डेंस है, ऊपर वाली कम डेंस है। यानी कि नीचे वाली की डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर वाले की कम है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, जो आइस है, आइस से ज्यादा डेंसिटी किसकी है, पानी की। यानी कि नीचे की तरफ जाते हुए डेंसिटी बढ़ रही है, नीचे जब हम जाएंगे तो सॉरी डेंसिटी बढ़ेगी नीचे जाते समय, तो नीचे आते समय डेंसिटी बढ़ रही है। यानी कि पानी ज्यादा डेंस है, बर्फ उतना डेंस नहीं है, इसलिए बर्फ पानी के ऊपर तैर जाता है। मनुष्य का शरीर, ह्यूमन बॉडी भी पानी के ऊपर क्यों तैर जाती है, क्योंकि हमारे शरीर की डेंसिटी भी कम है। अगर मैं आपको बिल्कुल तैरना नहीं आता, पानी के अंदर बिल्कुल छोड़ दूं, आप पूर्ण रूप से पानी के अंदर नहीं डूबेंगे। अगर पानी में ऐसे चक्रवात नहीं है ना, बिल्कुल शांत पानी है, तो आपकी बॉडी का केवल 98% हिस्सा पानी के अंदर डूबता है। आप पूर्ण रूप से डूबेंगे नहीं, पर मर जाएंगे, क्योंकि 98% में तो नाक से ऊपर पानी पहुंच गया, या आपने ऐसे हाथ वाथ बाहर को निकाल दिया तो आपका 98% हिस्सा अंदर डूब गया। तो मनुष्य के शरीर का 98% हिस्सा पानी के अंदर डूबता है, 98% हिस्सा। क्योंकि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ह्यूमन बॉडी की होती है 0.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आइस की होती है 0.9। तो अगर आप देखेंगे कि आइस की डेंसिटी कम है पानी से, इसकी 1 है, इसकी 0.9 है। आइस लगभग 90% डूबती है पानी के अंदर, मनुष्य का शरीर 0.98% डूबता है। मनुष्य पूर्ण रूप से पानी के अंदर डूबता नहीं, पर मर क्यों जाता है, क्योंकि 98% में नाक से ऊपर पानी पहुंच जाएगा उसकी। जब व्यक्ति मर जाता है, मरा हुआ इंसान में थोड़ी सी गैस रिलीज होती है बॉडी में, तो उसका शरीर थोड़ा फूल जाएगा, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, और कम हो जाएगी। तो मरा हुआ आदमी और ज्यादा पानी के बाहर दिखेगा। जिंदा आदमी तो 98% ही अंदर है, और मरा हुआ क्या होगा, ज्यादा हिस्सा उसका बाहर दिखाई देगा। दूसरा, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों की डेंसिटी पानी से ज्यादा है, इसलिए छोटे बच्चे जो है वो पानी के अंदर पूर्ण रूप से डूब जाते हैं। छोटा अगर बच्चा है मान लो, वो ज्यादा डेंस होता है, वो पानी के अंदर बिल्कुल तली में जाके चिपक सकता है वो, लेकिन बड़ा जो इंसान है वो पूर्ण रूप से नहीं डूबता। ठीक है। दूसरी चीज, जो सी वाटर, समुद्र का जल, जो समुद्र का जल बच्चे और ज्यादा डेंस है समुद्र का जल। तो जितना ज्यादा डेंस होगा, जितना ज्यादा लिक्विड डेंस होगा, वो ऊपर को फोर्स ज्यादा लगाता है, वो ऊपर को उत्प्लावन बल ज्यादा लगाता है, तो इसलिए आप उसमें इजीली तैर सकते हैं। तो समुद्रों में तैरना आसान क्यों है, क्योंकि समुद्र के पानी की डेंसिटी नमक की वजह से, नमक मिला है, ज्यादा डेंस है समुद्र का पानी, तो इसलिए आप इजीली तैर सकते हैं उसके अंदर। तो आइस पानी के ऊपर तैर सकती है, मनुष्य का शरीर भी पानी के ऊपर तैर सकता है, छोटा बच्चा पानी के अंदर डूब जाएगा। लेकिन समुद्री जल में
चाहे बच्चा हो, चाहे इंसान हो, चाहे आइस हो, सब कुछ तैर जाएंगे। ऐसे यहां पे एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है कि जो मरकरी है पारा, कि मरकरी में स्टील तो तैरता है लेकिन सोना डूब जाता है। ये बहुत बड़ा फेमस लाइन है ये, कि अगर कोई आपसे पूछे कि स्टील जो है वो तो मरकरी पे तैरता है लेकिन सोना क्यों डूब जाता है, कि सोने की डेंसिटी मरकरी से भी ज्यादा है, तो गोल्ड जो होगा वो तुरंत डूब जाएगा। गोल्ड जो होगा वो मरकरी के अंदर तैरेगा, गोल्ड सॉरी डूबेगा मरकरी में, लेकिन स्टील तैरेगा। यानी जो ऊपर की चीजें हैं वो नीचे वाली चीज में तैरती हैं, नीचे वाली चीज डूबेगी क्योंकि नीचे वाली चीज ज्यादा डेंस है, तो गोल्ड जो होगा वो तो मरकरी में डूब जाएगा लेकिन स्टील तैरेगा, क्योंकि स्टील की डेंसिटी कम है। तो इसलिए स्टील की अगर डेंसिटी कम है तो स्टील तो तैरेगा, और सोने की डेंसिटी ज्यादा है इसलिए सोना डूब जाएगा। जैसे यहां से अगर हम 2-3 क्वेश्चन देखें अभी आपके समझने के लिए, एक क्वेश्चन है यहां पर, ये वाला करना, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सब बच्चे करेंगे इसे। आयरन स्टील एक ही बात समझ लो, स्टील में भी तो आयरन ही होता है। देखो इसने लिखा है कि लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है। अगर इसने कहा कि डूब गया तो इसका मतलब कि लोहे का टुकड़ा अगर पानी में डूब रहा है तो इसका मतलब कि लोहे का टुकड़ा पानी में डूबा तो लोहे की डेंसिटी पानी से वही ज्यादा, लेकिन पारे में तैरता है, यानी कि पारे से कम हुई। भाई ये स्टेटमेंट अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो बेसिक सी बात है, अगर लोहा डूब रहा है तो लोहे की डेंसिटी पानी से ज्यादा है, और पारे में तैर रहा है तो पारे से कम है। डूबने के लिए डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए और तैरने के लिए कम होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन में, डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन दैट ऑफ वाटर बट लेस देन दैट ऑफ मरकरी, डी ऑप्शन सही है इसका। लोहे का घनत्व पानी की तुलना में अधिक है, तो लोहे का घनत्व अगर पानी की तुलना में अधिक है तो लोहे का पानी की तुलना में तो लोहा डूब जाएगा, पारे से कम है तो पारे में तैर जाएगा। डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन दैट ऑफ वाटर एज वेल, नहीं दोनों में, ये डी ऑप्शन इसका सही है। लोहे का घनत्व पानी की तुलना में अधिक लेकिन पारे से कम है। ठीक, एक क्वेश्चन और देखना, ये वाला करना, इसका मैंने अभी आपको थोड़ा सा अभी एक आइडिया आया था थोड़ी देर पहले, डी वालों को सही है, बी वालों को गलत था। ये एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के घटते क्रम में सही क्रम है। देखो जब ये क्वेश्चन आया पेपर में बहुत सारे बच्चों ने कहा ये तो बदतमीजी है, ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ लिया, अब हम किस किस की डेंसिटी याद करते फिरेंगे। देखो कोई भी चीज ना इलॉजिकल नहीं होती, उसने ये इसलिए दिया क्योंकि बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि स्टील जो है वो मरकरी पे तैरता है लेकिन सोना डूब जाता है, तो उसने इस वाली लाइन से क्वेश्चन लिया। देखो अब आप एक चीज बताओ, स्टील की अगर बच्चे डेंसिटी मरकरी से ज्यादा हो गई तो स्टील भी डूब जाएगा, तो गलत हो गया। गोल्ड जो है सोना, गोल्ड की डेंसिटी मरकरी से ज्यादा है इसलिए गोल्ड मरकरी में डूब जाता है, लेकिन स्टील की डेंसिटी कम है इसलिए स्टील तैरता है। नहीं, इसका बी ऑप्शन है, दूसरे का बी ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन है। यहां पे ध्यान समझना भाई, इसने कहा है कि पदार्थों में घट, अगर सबसे ज्यादा बच्चे अगर स्टील की डेंसिटी अगर सबसे ज्यादा हो तो फिर तो स्टील पारे में भी डूबेगा, पारे में डूब जाएगा, जबकि स्टील तो पारे पे तैरता है, तो गलत हो गया। सोने की डेंसिटी पारे से ज्यादा, यानी कि सोना तो पारे के अंदर डूब जाएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन स्टील की कम है तो स्टील तैर जाएगा। इस वाले क्वेश्चन के अनुसार अगर स्टील और सोने दोनों की अगर डेंसिटी ज्यादा होती तो दोनों ही पारे में डूब जाते, गलत हो गए। और ये भी ऐसे कुछ दे रखा है, सोना स्टील ये भी डूब जाते, ये भी गलत हो गया। बी ऑप्शन सही है। ये इसने क्वेश्चन पेपर में कहां से लिया, इस वाली स्टेटमेंट से लिया उसने कि सोना तो पारे में डूबता है लेकिन स्टील पारे के ऊपर तैरता है। वजह क्या है कि स्टील की डेंसिटी पारे से कम है जबकि गोल्ड की ज्यादा है।
उसने घटते हुए क्रम में लिखो, यानी ज्यादा इसकी फिर इसकी और फिर इसकी। और देखो ये हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखा भी है, ज्यादा गोल्ड की उससे कम मरकरी की उससे कम स्टील की, ज्यादा गोल्ड की फिर मरकरी की और फिर स्टील की, तो बिल्कुल सही बन रहा है। सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है ओस्मियम की। एक बच्चा पूछ रहा सबसे ज्यादा किसकी होती है, सबसे ज्यादा होती है ओस्मियम की, सबसे ज्यादा डेंस है ओस्मियम। ओस्मियम ये आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे, ठीक। एक क्वेश्चन ये देखो, बादल अपने क्या कम होने की वजह से वायुमंडल में तैरते हैं? शिल्पी, रोशन, अर्जुन, रेहान, संदीप, गुलफाम। क्वेश्चन है बादल अपने कम होने के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। टेम्परेचर, वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी। डेंसिटी, अगर कोई वस्तु तैर रही है तो उसकी डेंसिटी कम है तभी वो तैर रही है। तो बादल जो है वो क्यों तैर जाते हैं? कम डेंसिटी की वजह से। ये मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आप करें, ये कई बार आया है, सीपीओ के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा करना। पहले क्वेश्चन का नंबर लिखो, हर्ष, प्रांशु, ये जितने बच्चे लिख रहे हैं ना डीबीसी, इन सबको गलत माना जाएगा। पहले क्वेश्चन का नंबर लिखो फिर आंसर दो। नहीं, इसने कहा है जब कोई जहाज मीठे पानी समुद्र में चला जाता है तो वह, देखो बच्चे, कोई जहाज जाएगा मीठे पानी समुद्री जल में, मीठे पानी का मतलब है कि नदी का पानी की बात कर रहा है। कोई जहाज नदी से जब समुद्री जल में जाएगा तो आपको पता है कि समुद्र का जल ज्यादा डेंस है, उसके अंदर नमक भरा हुआ है, तो समुद्र पानी ज्यादा डेंस है तो उसके अंदर तैरना आसान है। समुद्र के अंदर अगर आप उतर गए आपको बिल्कुल भी तैरना नहीं आता, तो समुद्र के अंदर बिल्कुल तैरना नहीं आएगा, तो समुद्री पानी आपको ऊपर को उठाता है। तो ऐसे जब कोई जहाज नदी से समुद्र में जाएगा तो समुद्री पानी से थोड़ा सा ऊपर को उठा देगा क्योंकि उसमें तैरना आसान है। ज्यादा डेंस चीजों के अंदर तैरना आसान होता है, राइज ए लिटिल हायर, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। देखो उल्टा भी पूछ सकता है, रट्टा मत मार लेना। कल को अगर उसने पूछ लिया कि अगर कोई जहाज समुद्र से मीठे पानी में जाएगा तो समुद्री जल से अगर नदी के पानी में जाएगा तो नीचे को उतर जाएगा, और कोई आपसे पूछ ले कि मीठे पानी समुद्र में गया तो ऊपर को उठेगा। दोनों याद रखना। सी से अगर मान लो कि रिवर से सी जा रहा है तो समुद्री जल में तैरना आसान है तो ऊपर को उठेगा, लेकिन अगर समुद्र से रिवर पूछ ले कल को किसी पेपर में तो बोल देना कि नीचे की तरफ को डूबेगा, थोड़ा सा नीचे पहुंच जाएगा। एक क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द बियॉन्ड फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय, उत्प्लावन बल का परिमाण निम्न द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। मीठा पानी का मतलब है नदी का पानी, मीठा पानी का मतलब है कि समुद्री पानी की अपेक्षा कम डेंस होता है, कम घनत्व होता है मीठे पानी का। डीजल को सही लिख रहे हैं, अगर सी टू रिवर आया तो सिंक ए लिटिल बिट, बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन लिखा है इसने, उत्प्लावन बल का परिमाण किससे बच्चे पता कर सकते हैं हम? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उसे आगे ना स्पेलिंग ARCHI, पहले आई आएगा फिर आएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। एक क्वेश्चन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? एक ऑप्शन है लॉज ऑफ फ्लोटेशन, तैरने के नियम। राइट एंगल ट्रायंगल तो आपको पता है किसका है, राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस। ग्रेविटी के बारे में न्यूटन ने बताया। करंट और वोल्टेज के बारे में है ओम का नियम। तो लॉज ऑफ फ्लोटेशन, कोई वस्तु तैरनी है तो डेंसिटी कम होनी चाहिए, डूबनी है तो डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। ये भी आगे आएगा, ये भी आगे करेंगे अभी हम प्रेशर के क्वेश्चन। ये भी, ये एक क्वेश्चन ये देखना, ये व्हेन ए शिप एंटर फ्रॉम एंटर्स द सी फ्रॉम ए रिवर इट फ्लोट्स अप बिकॉज, देखो इस बार इसने कह दिया कि ऊपर क्यों उठता है। जब कोई जहाज नदी समुद्र में प्रवेश करता है तो वह ऊपर उठता है। अभी क्वेश्चन क्या था कि वो क्या करेगा, हमने आंसर दिया था ऊपर उठता है। इस बार उसने खुद कह दिया कि जब कोई जहाज नदी समुद्र में वो प्रवेश करता है तो वह ऊपर उठता है, पर इस बार पूछ रहा है कि इसकी वजह क्या है। हरीश, रोशन, विपिन, अमित, कौशल्य, आशीष,
धर्मजीत करो बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन का नंबर लिखा करो साथ में। है ना, इसने कहा है जब कोई जान नदी समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठता है क्योंकि सी वाटर इज वार्मर, गर्म है, द स्पीड ऑफ शिप ऑन द सॉल्ट वाटर ऑफ द सी इज डेंस, समुद्र के खारे पानी घनत्व अधिक है, समुद्र का पानी ज्यादा डेंस होता है क्योंकि खारा है इस वजह से। केरोसिन ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज, मिट्टी का तेल पानी पर तैरता है, अगर केरोसिन ऑयल पानी पर तैर रहा है तो यानी कि इसकी डेंसिटी कम होगी। अब देख लो, इट्स डेंसिटी इज ग्रेटर, डेंसिटी ज्यादा होती है तो डूब जाता, इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, ये सही है। अगला प्रेशर वाला भी आपको कराया नहीं है, ये भी प्रेशर का क्वेश्चन है, ये भी प्रेशर का है, ये भी प्रेशर का है। प्रेशर के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम कल नेक्स्ट क्लास में। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अलग अलग धातुओं के दो टुकड़े जब पूरी तरह से पानी में डूब जाते हैं तो समान उत्प्लावन बल का अनुभव करते हैं जब, देखो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप इसे कर पाओ तो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 करो। डेंसिटी अगर इक्वल भी हो सकती है, मान लो दो वस्तु की डेंसिटी इक्वल है, या पानी है और किसी वस्तु की डेंसिटी बराबर है, तो वस्तु ऐसे तैरेगी, ना डूबी हुई होगी ना तैरी हुई होगी, डूबते हुए तैरेगी, डूबते हुए तैरना कहते हैं उसे, ना तो बहुत ज्यादा बाहर होगी ना पूरे रूप से अंदर होगी। एक क्वेश्चन है, इसे करना ध्यान से। इसने कहा है अलग अलग धातुओं के दो टुकड़े जब पूरी तरीके से पानी में डूब जाते हैं तो समान उत्प्लावन बल का अनुभव करते हैं। अंकित, शुभम, निखिल, संजीत, सरीना का गलत है ये। अंकित भाई जैसे हैं वही हैं, ठीक है, अपने आप से बना लो बाकी। देखो मैं मुझे बताओ, ये मेरे पास कोई वस्तु है, ये कोई पानी है, पानी के अंदर उसने कि दो वस्तुएं दोनों डूब जाती है, पूर्ण रूप से लिखा ना उसने, अलग अलग धातु की दो टुकड़े जब पूरी तरीके से पानी में डूब जाते हैं पूर्ण रूप से, ये मैंने एक वस्तु ली पूर्ण रूप से पानी में डूब गई। अब इसमें जो बच्चे उत्प्लावन बल लगेगा, उत्प्लावन बल ये किसके बराबर होगा? उत्प्लावन बल होता है जो पानी डिस्प्लेस किया, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, उत्प्लावन बल होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, और वेट क्या होता है बच्चे? mg। अच्छा आपको यहाँ पे मास किसका चाहिए? डिस्प्लेस्ड, जो वह पानी हटाया उसका, तो मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे डेंसिटी किसकी डेंसिटी है, ये आप निकाल, किसका वेट निकाल रहे हैं आप? जो पानी हटाया उसका वेट निकाल रहे हैं, तो डेंसिटी बच्चे यहाँ पे किसकी है? पानी की डेंसिटी है। अब मुझे एक चीज बताओ, दोनों ही वस्तुएं, दोनों ही वस्तु बच्चे पानी के अंदर है, कंप्लीटली इमर्ज इन वाटर, दोनों ही वस्तुएं पानी के अंदर हैं, यानी कि डेंसिटी तो दोनों केस में सेम ही होगी भाई। दोनों, जब कोई वस्तु पानी के अंदर है और जो वस्तु पे जो उत्प्लावन बल लगता है, वो उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? हटाए गए पानी के भार के बराबर। तो ये भार किसका निकाल रहे हैं आप? भार निकाल रहे हैं पानी का, तो पानी की डेंसिटी होगी, पहली वाली वस्तु भी पानी के अंदर है, दूसरी भी पानी के अंदर है, तो डेंसिटी दोनों के लिए पानी की तो सेम हो गई, दोनों धरती पे जी के लिए दोनों के लिए सेम हो गई। अगर दोनों वस्तुओं के वॉल्यूम सेम होंगे, आयतन सेम होंगे, तभी तो उनके ऊपर बच्चे क्या लगेगा? सेम उत्प्लावन बल लगेगा। तो अगर दो अलग अलग धातुओं की वस्तु भी हैं, पर आप चाह रहे हैं कि दोनों पर उत्प्लावन बल सेम लगे, तो उत्प्लावन बल सेम तभी लगेगा जब दोनों वस्तुएं सेम लिक्विड में हो, पहली वाली पानी में तो दूसरी वाली भी पानी में होनी चाहिए, नहीं कि दोनों की डेंसिटी सेम होनी चाहिए और दोनों वस्तुओं के वॉल्यूम भी सेम होने चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा? इसका ये वाला आंसर हो जाएगा।
कि बोथ पीसीज हैव इक्वल वॉल्यूम। अगर मेरे पास एक लोहे की चीज है, एक सोने की चीज है, मैं चाह रहा हूं कि दोनों पर उत्प्लावन बल सेम लगे, लोहे और सोने पर दोनों पर सेम लगे, तो लोहे और सोने दोनों को ही पानी में छोड़ना पड़ेगा, या दोनों को ही मरकरी एक ही लिक्विड में छोड़ना पड़ेगा, तभी तो लगेगा। तो दोनों को पानी में छोड़ो और दोनों के वॉल्यूम भी सेम होने चाहिए। भाई दोनों को पानी में छोड़ेंगे तो डेंसिटी सेम, और दोनों को सेम वॉल्यूम होना चाहिए उनका। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है, देखो ध्यान समझना बात को। इतना ही लंबा चौड़ा आपने लिया लोहा, इतना ही लंबा चौड़ा लिया आपने सोना, इतना लंबा चौड़ा लोहा लिया, इतना लंबा चौड़ा मान लो आपने की एक लोहा ले लिया, मान लो एक लकड़ी ले लिया, इतना लंबा चौड़ा ले लिया आपने, एक लोहा, एक ले लिया लकड़ी, दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों को पानी में छोड़ा तो दोनों पर उत्प्लावन बल तो सेम लगेगा, पर उनमें से एक डूब जाएगा, एक तैर जाएगा। पता है क्यों? जो डूबेगा वो अपने भार की वजह से डूबेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है इसलिए डूब जाएगा, हालांकि उत्प्लावन बल दोनों पे सेम ही लग रहा होगा। तो दो वस्तुओं अगर आप चाहते हैं कि दोनों पर बराबर मात्रा में उत्प्लावन बल लगे, ऐसा तभी हो सकता है दोनों को सेम ही लिक्विड में छोड़ा जाए, जैसे यहां पे पानी में छोड़ा गया, और दोनों का वॉल्यूम भी सेम हो। अरे आई बात समझ में, यहां तक की है? ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसे हम लिखेंगे अच्छे क्वेश्चन में, कॉन्सेप्चुअल कर सकते हैं हमार। ये आगे आएगा, ये भी, ये भी, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? एक क्वेश्चन ये करना, 27 पर भी कर सकते हैं आप, हालांकि इस टाइप का मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको आज ही। अरे एमआर भाई कहा तो कर सकते हैं। अब देखो इसने लिखा है, यदि किसी वस्तु को पानी में डूबे रहने पर तोला जाता है तो वह हवा में उसके भार की तुलना में उसके भार का क्या होगा? जब बच्चे किसी वस्तु को आप हवा की जगह पानी में लेके जाओगे तो पानी ज्यादा उत्प्लावन बल लगाएगा, हवा की अपेक्षा पानी ज्यादा डेंस है, ज्यादा उत्प्लावन बल लगाएगा तो भार में कमी आ जाएगी। भार में कमी, जब कोई वस्तु को आप किसी पानी में कहीं पर लेके जाते हो उसकी भार में कमी क्यों आती है? उसके भार में कमी बेटा आप देखो ना, आप जब किसी वस्तु को लेके जाएंगे किसी पानी के अंदर तो भार में कमी आएगी उत्प्लावन बल की वजह से, अप थ्रस्ट की वजह से, बियॉन्ड फोर्स की वजह से। और ये क्या होता है? डेंसिटी किसकी? पानी की, वॉल्यूम, और जितना पानी हटाया उसका वॉल्यूम, और जो पानी हटाया उसकी डेंसिटी। अब देखो हवा की वजह वस्तु को पानी में लेके जाओगे तो पानी तो ज्यादा डेंस है, तो पानी ज्यादा उत्प्लावन बल लगाएगा, भार में कमी आ जाएगी, वेट में कमी आएगी। बर्नौलीज आगे आएगा कल की क्लास में, ये भी आगे आएगा, ये भी। ठीक है, तो आज के लिए हमें इतना ही रखना है। आज हमने केवल क्लास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा। मैं दोबारा से मोटा मोटा रिवीजन करा देता हूं। जो केवल एसएससी के बच्चे हैं, आपके यहाँ केवल क्वेश्चन ही आता है कि केरोसिन पानी पे क्यों तैरता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बादल हवाओं के ऊपर क्यों तैरते हैं। ध्यान रखना, डेंसिटी कम है तो वस्तु तैरेगी, एक सिंपल सी बात याद रख लोगे, डेंसिटी कम है तो तैरेगी। बाकी सीडीएस पीसीएस वालों के लिए वस्तु पानी में है तो उस पर दो फोर्स काम करेंगे। एक फोर्स क्या काम करेगा उसके ऊपर? एक फोर्स काम करेगा उसका वेट नीचे की तरफ, और एक उत्प्लावन बल ऊपर की ओर। ठीक है, तीसरा जो उत्प्लावन बल लगता है किसके बराबर होता है? इस समय न्यूमेरिकल भी किया था। उत्प्लावन बल होता है हटाए गए द्रव के भार के बराबर, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, तो वेट होता है mg। लेकिन यहाँ पे m क्या लेना है? किसका वेट लेना है? हटाए गए पानी का वेट। तो यानी कि फिर यहाँ डेंसिटी भी हटाए गए पानी की लेंगे और वॉल्यूम भी क्या लेंगे? हटाए गए पानी का ही लेंगे। जब कोई वस्तु पूर्ण रूप से डूब जाती है तो वस्तु का वॉल्यूम हटाए गए पानी के वॉल्यूम के बराबर हो जाता है। इस तरह की कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बच्चा कह रहा वो टेबल लगा दे डेंसिटी वाली। वो तो समझाने के लिए बताई थी मैंने, ऐसा कुछ याद नहीं करनी उसे। कहाँ चली गई वो? ये ठीक, चलो बाकी कल मिलते हैं। कल हम पढ़ेंगे इसमें पहले पास्कल लो, प्रेशर, फिर पास्कल का नियम। प्रेशर के बहुत सारे क्वेश्चन है इस पीडीएफ में, कल हम करेंगे और आपको दे भी देंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक दो चीज और कर लेंगे। निधि कह रही है थैंक यू सर जी, आप सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत अच्छा लगा और इंटरेस्ट भी आता है। थैंक्स अ लॉट फॉर टीचिंग अस, थैंक यू। ठीक है रोशन, शांतनु चले, गुलफाम साहब अलविदा, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।